दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आज हम लोग करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इंग्लिश में कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, 9th में पढ़ना है हम लोग को एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो एक चर, तो पहले जान लेंगे चर और अचर क्या होता है। तो चर अगर ax है, यहाँ पर 2x मान लेते हैं, 2x है तो ये होता है अचर वैल्यू और ये होता है चर वैल्यू, जिसका मान हम कुछ डालें तो आए। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। पहले तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का बात करें तो एक चर वाले रैखिक समीकरण ये हो गया, इसमें केवल एक चर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, तो एक हो जाएगा 2x प्लस वाई, चाहे x प्लस वाई है ना, बराबर 0 1 2 कुछ भी कोई भी डिजिट हो। तो एक मैं बात कर रहा हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब यहाँ पर आ गया पेयर युग्म, अर्थात हम लोग को एक चैप्टर ही किया गया है बीजगणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात दो चर का रहेगा है ना। इसमें रहेगा दो चर, जैसे x प्लस वाई बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 या 2 या कुछ भी मान लो। तो एक होता ई हो गया, दूसरा ई हो गया, तो ये क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया। जब तक एक जोड़ा न दे या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं बनेगा, है ना। युग्म का मतलब ही जोड़ा होता है, पेयर होता है। तो इस दोनों को लेकर हमको सॉल्यूशन करना है और पढ़ना है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, इससे पहले हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण का जान ले। तो एक चर से बने समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3 बराबर 5 कुछ भी हो तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। अब बात कर रहे हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, है ना। तो दो चरों से बने एक वैसे समीकरण, ध्यान दीजिएगा, दो चरों से बने एक वैसे समीकरण जो जोड़ा में हो, अर्थात दो चरों से बने एक ऐसे समीकरण जो हमेशा दो हो, अर्थात दो जोड़ा में हो, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका व्यापक रूप करें, व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो व्यापक रूप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। तो हम लोग इसका व्यापक रूप तो देखें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 या कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो अब इसको हल करने के दो विधियां है हमारे पास। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण विधि को हल करने के लिए कितनी विधियां हमें दी गई है, दो विधियां दी गई है। दो विधियां कौन कौन, तो एक दिया गया ग्राफीय विधि, कौन सा विधि, ग्राफीय विधि, और दूसरा दिया बीजीय विधि, है ना, बीजीय विधि। क्लियर है। तो ग्राफीय विधि में हम लोगों को ग्राफ बनाकर बनाना है, बीजगणितीय विधि लिख सकते हैं इसको, बीजीय विधि लिखिए, बीजगणितीय विधि लिखिए, सब ठीक है, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि दोनों सही है। अब बात करें हम लोग इस दोनों को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग 9th में याद करें, 9th में हम लोग को पढ़ना होता है कि 9th में पढ़ना होता है एक रैखिक समीकरण, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले तो एक वैल्यू कांस्टेंट होता है एक चर होता है क्या, जहां a इज इक्वल टू नोट 0 लिख सकते हैं, और यहाँ भी a1 a2 a3 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 b1 b2 तो पक्का ही है कि ये दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे, a1 a2 और b1 b2 0 के बराबर नहीं होंगे, मतलब c हो जाए कांस्टेंट तो चलेगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अर्थात यह एक क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। इसे हल करने के लिए हमें दो विधियां दी गई है, पहला विधि क्या है, तो ग्राफीय विधि, दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में 10 तक हम लोग 5 पढ़ते हैं, लेकिन हालांकि 3 विधि मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना होता है। 3 विधि बीजगणितीय विधि में 3 विधि कौन कौन है, तो बीजगणितीय विधि में 3 विधि, एक तो प्रतिस्थापन विधि है, क्या प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि, और तीसरा वज्र गुणन विधि, है ना, वज्र गुणन विधि। अब हम लोग एक एक कर इसकी चर्चा करेंगे, है ना, और एक एक एग्जांपल लेके पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझ में ज्यादा आएगा, ज्यादा मोटा करेंगे, ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे, जो भी है दिमाग से उतर जाएगा। और ग्राफीय विधि में क्या होता है कि ग्राफीय विधि का रूल्स है, हम चलिए ग्राफीय विधि पर पहले चर्चा करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ग्राफीय विधि का पहले चर्चा करते हैं, है ना। तो ग्राफीय विधि अर्थात ग्राफ के बारे में जानना है, और ग्राफ सबको आता बनाने से लगभग, नहीं आता है तो सीखेंगे। ग्राफीय विधि में करना क्या होता है कि दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को रेखाएं के ग्राफ पर हम लोग निरूपित करते हैं क्या, और ग्राफ पर जो निरूपित हम करते हैं इसको ग्राफीय विधि,
ग्राफीय विधि, जैसे ही हम ग्राफ पर, और ग्राफ पर किस प्रकार निरूपित करते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अगर रेखाएं एक बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद, हम ग्राफ बनाए, मान लो इस प्रकार का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो एक इधर से कटा है कि इधर से, इस बिंदु पर, तो हमारा आंसर यही होता है, जो भी वैल्यूएशन हो, x का मान यहाँ हो जाएगा 0 का मान जहां पर कटा है उसको। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका हल क्या होगा, अद्वितीय होता है, उस दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है, और इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। इस दोनों पर कटे तो इसका क्या हो जाएगा, युग्म संगत हो जाएगा, संगत हो जाता है ना भाऊ। और दूसरा हम लोग बात करें कि अगर संपाती हो जाए, तो संपाती का क्या मतलब है, जैसे ये है, पहला भी इसी पर आया, दूसरा भी फिर इसी पर भी इसी पर आया, पहला भी इसी पर, दूसरा भी इसी पर आ गया, पहला इस पर और फिर दूसरा भी इसी पर आ गया, तो इसको तो हम लोग संपाती कहते हैं। ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। लेकिन एक इस प्रकार का रहे और एक इधर से एक इधर से, समानांतर दोनों चला जाए, मतलब एक दूसरे के समानांतर कभी कटे, इसमें तो एक हल भी नहीं होता है भाई, इसमें हल होता है क्या, इसमें हल संभव नहीं, हम लोग लिखते हैं कि नहीं, तो समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होगा, इस स्थिति में समीकरण क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। तो इसमें एक और केवल एक हल होते हैं जो कटे वहां पर, और जो एक ही रेखा पर संपाती हो तो इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और दूसरी बात करें कि अगर समानांतर हो जाए, हमारे समीकरण के अनुसार जैसे ही मान डाले और समानांतर हो जाए तो असंगत हो जाता है, कोई हल संभव नहीं है, इसमें हल संभव ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगे। तो क्या बताया हमारा, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में, ग्राफीय विधि की हम लोग अगर बात करें तो ग्राफीय विधि में होता क्या है, तो पहला नंबर कि अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, रेखाएं एक दूसरे को अपना भाषा में लिखे, एक दूसरे को काटे, तो एक और एक केवल एक हल होते हैं, तो एक हल होते हैं, और इस समीकरण क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। और दूसरी बात करें कि रेखाएं समानांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, रेखाएं समानांतर या समांतर हो जाए, समानांतर हो तो कोई हल नहीं होते, कोई हल नहीं होते, और क्या हो जाते हैं समीकरण असंगत, एक दूसरे से असंगत हो जाते हैं। तीसरी बात करें एक ही रेखा पर हो जाए, दोनों लाइस करें एक ही रेखा पर, तो क्या हो जाएगा, रेखाएं संपाती, रेखाएं अगर संपाती हो तो इसमें अनेक हल हो सकते हैं, हर एक बिंदु इसका एक आंसर है, अनेक हल होंगे और ये क्या हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अभी मैंने समझाया कि कटान वाला क्या होता है, जैसे ये है x x डैश y y डैश, और एक ऐसे है एक ऐसे है, तो एक संगत होएगा, एक ही आंसर आएगा। और एक दूसरा ने इस प्रकार x x डैश y y डैश, और इसी पर दोनों बार हो तो ये क्या हो जाएगा, आश्रित होगा ना भाई। लेकिन ये बनाए और दोनों ऐसे कटे एक दूसरे को, दोनों कभी सटे ही ना एक दूसरे से, इस प्रकार लाइन बना के चलने लगे, तो ये क्या हो जाएंगे, असंगत होंगे। क्या हो, और असंगत भी होंगे, और इसमें हल तो होगा ही नहीं, हल का कोई लेन देन नहीं है। तो ये रेखाएं थी और इसको समझना है आपको। दूसरी बात करें, बुक बता रही है कि यदि दिए गए समीकरण a1x b प्लस b1y c1 जो समीकरण का रूप व्यापक रूप है, इनको पढ़ते हो तो इसमें एक परिस्थितियां भी उत्पन्न होती है, समझ रहे हो ना। तो उस परिस्थिति को एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा परिस्थिति क्या है कि अगर एक व्यापक रूप दिया है, माना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर भी 0 है, इसको हटाते हैं के लिए। तो इसमें पहला परिस्थिति ये होगा कि इसको हल करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, हमें प्रदर्शित करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। इसकी समीकरण में है तो क्या इसका हल संभव है और नहीं है, तो इसका हल संभव होने के लिए रैखिक समीकरण युग्म कब संगत होंगे, जब हम ग्राफ बनाए चाहे कुछ भी बनाए तो कब संगत होंगे, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 दिया है, इस प्रकार दिया है। अगर ये तीनों बराबर हो तो ये क्या होते हैं, हल तो इसके संभव और ये संगत है, अर्थात इसके अनेकों हल हो सकते हैं, अर्थात समीकरण युग्म हमेशा क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इसका समीकरण युग्म क्या होंगे, आश्रित होंगे। अगर सेम यही प्रोसेस रहे, सेम यही रहे, लेकिन ये रहे a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2, अर्थात जो वैल्यू होगा देखेंगे डाल करके, अगर इस तरह का हो कि a1 बट्टा a2 करे और b1 बट्टा b2 दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं, और जब ये बराबर नहीं हो तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे और हल कितने होंगे, एक होंगे। तो एक रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, ये भी संगत ही होंगे, ठीक है। तो ये भी संगत होंगे, लेकिन ये दोनों बराबर हो, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं हो तो इसका कोई भी हल नहीं होता, अर्थात इसको असंगत हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, असंगत।
तो इसे हम असंगत करते हैं और इसमें कोई हल की भी संभावना नहीं होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, असंगत युग्म होते हैं। और ये वाले आश्रित क्या संगत कर सकते हैं, और ये तो संगत है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है समझने में। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बीजगणितीय विधि का एक एक रूल्स समझते हैं, शायद आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग क्या पढ़े हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, तो सिंपल याद रखिएगा, दो चरों से बने समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। एक वैसे रैखिक समीकरण युग्म जिसमें दो चर हो और दो चर से दो समीकरण एक साथ हो, युग्म हो, है ना। अर्थात 2x + y = 4, 3x + y = 3, कुछ भी हो इस तरह का हो तो हम लोग हल कर लेते हैं, है ना। तो अब हम लोग तीन विधियां हम लोग को तीन विधियां जानना है। एक पहला नंबर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में बनाने का तरीका क्या है, हम लोग संक्षेप में समझना चाहेंगे। अब एग्जाम में पूछ ही दे कि सॉल्व इट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड, अर्थात प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके बताइए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल से ही समझते हैं, अच्छा रहेगा। जैसे दिया है x + y = 4, है ना, और x - y = 2। तो हल कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं हम लोग, यही ना मानते हैं। अब करते हैं समीकरण 1 से, यही ना बनाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 4। तो 1 को उधर भेज देते हैं हम लोग, x = 4 - y, समीकरण 3 इसको मान लेंगे। अब x का मान 2 में डालते हैं, x का मान 2 में डालते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x - y = 2 है ना। अब x - y = देखिए x का वैल्यू क्या आया है, तो y - 4 आया, 4 - y आया है, 4 - y - y = 2, तो 4 - 2y = 2। क्या दिक्कत है समझने में, 4 - 2y = 2। अब इसको अगर हम हल करें फिर आगे बढ़ते हैं, तो -2y या लिखेंगे, या -2y = 2 - 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर 4 तो उधर जाएगा इधर। तो -2y = -2, 2 से 2 कट गया, क्या माइनस से माइनस 2 से 2 ही तो कटेगा ना भाई। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, और x y का मान अब हम कहाँ डालेंगे, समीकरण 3 में डालेंगे। 3 में रखने पर आप जैसे भी आता लिखिए, समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है, तो 3 है 3 का माने, हाँ x बराबर 4 - y, x का y का वैल्यू तो आ गया ना हमारा, तो 4 - 1, तो x बराबर 3, ये हमारा आंसर आ गया। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। अब देख इससे संतुष्ट है कि नहीं, हम आंसर से देख लेते हैं। 3 + 1 4, 3 में से 1 गया 2, अर्थात मेरा आंसर सही है। तो ये कौन सा मेथड है, प्रतिस्थापन है ना। चलिए दूसरा बात करें हम लोग विलोपन विधि, है ना, एलिमिनेशन कहा जाता है इसको, नहीं विलोपन विधि की ओर चलिए। अब हम लोग बात करते हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि इंग्लिश में से एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, लिखेंगे तो नहीं। अब विलोपन विधि का एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं, बनाने का तरीका समझ में आएगा। A1 B2 ऐसे से समझते सारा जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा। विलोपन विधि में क्या करना है, तो वैल्यू वही है, x + y = 4 और x - y = 2। तो इसको करते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2, और किसी एक को बराबर करना पड़ता है, तो हमको पता है। तो किसी एक को बराबर करके काट देंगे, अर्थात उसको विलुप्त करके हटा देंगे। तो हमारा तो दिखाई दे रहा है ना कि y - y + y और -y 2 है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ऐसे इसी जगह हल कर देते हैं। क्वेश्चन है ना भाई, तो क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे, हल करेंगे। इसको लिखेंगे x + y = 4 समीकरण 1, x - y = 2 समीकरण 2। अगर इसमें कोई डिजिट होता, अंक होता, तो यहाँ हम गुना करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो इसको हल करेंगे और काटेंगे कैसे, तो इसको इससे काट देते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है भाई, इसमें से तो घटाना पड़ेगा ना हमको सबको। अगर जोड़ रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर जो 2 है तो वो तो कट जाएगा ना, प्लस होगा, आप जैसे भी जोड़ लो, आपको तो आता ही। और x 2 को x, 1 को x + 1 को x, 2 को x + 4 2 6, ये कट जाएगा। गुना में तो भाग में जाता है, इतना तो टेंथ में तो पता होना चाहिए। 3 दूना x बराबर, सॉरी 3 हो गया यहाँ पर, x बराबर 3। अब x का मान, और जब x का वैल्यू आ गया तो उसको डाल दो किसी समीकरण में। x का मान 1 में रखने पर एक क्या है, तो x + y = 4, तो 1 3 + y = 4, 3 जाकर उधर घटेगा, y = 1, आंसर आ गया कि नहीं, तो फिर उतना ही आंसर है। अब तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग, तो विलोपन विधि है, समझना आसान है। एक बच्चा सबको, एक होते से होते आदमी को भी ये समझ में आ जाता है, इसलिए इस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। विलोपन विधि को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। देखो भाई, इसके लिए तो हम लोग को सूत्र जानना होता है, और इसमें सूत्र की आवश्यकता होती है। क्या सबको याद होगा सूत्र भाई, इसमें तो सूत्र जानना पड़ता है कि क्या होता है। अगर दिया रहे वज्रगुणन विधि में a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो हम लोग को सूत्र क्या करना है, तो ये करना है x बट्टा, है ना,
अब फॉर्मूला हो रहा है भाई x बटा y बटा और एक क्या हो जाता है c बटा, और सब में हमको लिखना होता है, x वाला में a नहीं होगा, y वाला में b नहीं होगा, और c वाला में और एक होगा यहाँ पर c नहीं होगा, सॉरी, और एक लास्ट वाला में कांस्टेंट वाला में c नहीं होगा। यही रूल है यार। तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 और y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, और वन वाला में क्या हो जाएगा, इसमें क्या नहीं होगा, c नहीं होगा, तो क्या लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1। अब तो चार मैथ अगर इस पर आप बना लेते हो और इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए फॉर्मूला आसान हो जाएगा, अर्थात दिमाग में आते जाते रहता है। फॉर्मूला क्या है, तो x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मेशन है, और इस फॉर्मेशन पर हम लोग ठीक वही प्रश्न करके देखते हैं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आंसर कितना आ रहा है। देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 2 है। देखिएगा तो यहाँ a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू और b2 का वैल्यू इस प्रकार लिख लेंगे, और एक c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू इस प्रकार लिखेंगे। लेकिन जो हम लिखे हैं तो इसको सबको अंदर लाना पड़ेगा, पहले सबको अंदर लाना पड़ेगा ना बनाने के लिए, क्योंकि हम तो अंदर से ही फॉर्मूला लिखे हैं। या इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का जो कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, a1 का वैल्यू होता है, तो x का गुणांक क्या होगा भाई, 1 होगा, क्योंकि 1 से गुना है तभी तो x जिंदा है, 0 से गुना होता तो होता ही नहीं। तो यहाँ पर 1, y का भी सॉरी y का क्या कॉफिशिएंट, तो इसका भी 1, और c1 का क्या है -4। ये तो समझ में आया। a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू -1 है ना यहाँ पर, और c2 का वैल्यू भी -2, और इसी को आप फॉर्मूला में डालेंगे और हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर क्या आता है, फॉर्मूला क्या है, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। याद रखिएगा b1 c2 b2 c1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे ही ना है। अब इसी पर हम लोग डालते हैं मान इसका, तो x तो ऊपर रहेगा, बटा b1 का वैल्यू क्या है, तो 1 है, 1 तो गुना होता है ना, 1 गुना c2 माइनस 2, फिर माइनस b2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू -1 है ना, क्वेश्चन में डाल देते हैं -1, और गुना b2 c1 का वैल्यू क्या है, तो c1 का वैल्यू है -4। अब इसको बराबर कर लेते हैं, y बटा जो है बैठाने तक आपको दिक्कत है, बाकी तो हल्का हो जाता है। y बटा c1 a2 है, तो c1 क्या है, तो -4 गुना a2 क्या है, तो 1 है, माइनस का चिन्ह है बीच में, c2 a1, c2 क्या है -2 है, और गुना c2 a1 देना है, 1 हो जाएगा। अब 1 बट्टा, अब 1 बट्टा क्या करना है, a1 b2, a1 का वैल्यू 1 है, गुना b2 का वैल्यू -1, फिर बीच में माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा, अब आगे करेंगे a2 b1, a2 1 गुना b2 a1 सॉरी a2 b1 है ना, 1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बटा 2 गुना -1 -2, देखिए a माइनस गुना में प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 गुना 1 ये तो प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा, तो -4 हो जाएगा, 4 का 4, 3 को माइनस अगर हम गुना करते हैं तो फिर माइनस ही रह जाता है, आपको याद रखना होगा। बराबर y बटा -4 गुना 1 -4, और यहाँ 2 ही है तो प्लस हो जाएगा, 2 का 2 इज इक्वल टू 1 बटा माइनस गुना में -1 और ये -1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, x बटा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 4 2 6 जुटेगा, जब एक ही चिन्ह हो तो जुट जाता है, और y बटा -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा, बराबर 1 बटा -2 हो जाएगा। अब अलग अलग करके हम लोग हल कर लेंगे, अब इसको बराबर इतना, इसको बराबर इतना करके हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो x बटा -6 इज इक्वल टू 1 बाई -2, क्या अब y बटा -2 इज इक्वल टू 1 बटा -2। देखिएगा माइनस है यहाँ पर, तो माइनस ही माइनस कर जाएगा, दोनों तो नीचे ही है, तो काट दो इसको, क्या कोना कोनी गुना करना, 2 3 6, x बटा 3 बराबर 1, तो x बराबर 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अभी 2 माइनस से माइनस कट गया, 2 से 1 मतलब 1 कट गया, तो y बटा 1 बराबर 1, तो y बराबर 1, ये आंसर आ गया था 3 1 आंसर आ गया। फिर तो उतना ही आंसर आया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो थोड़ा देर के लिए, और आपको हल करने थोड़ी सी माइनस प्लस की समझ होनी चाहिए। कभी कभी भी एग्जाम में ये पूछ देगा कि आप गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना के दिखाओ, तो आपको तो भाई दूसरा मेथड यूज नहीं करना होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो बस गुणन की यही रूल्स है, और ये आसान मेथड है, इसको थोड़ा अच्छा से पढ़िए, है ना। चलिए, और एक हम लोग ग्राफ, इसी का ग्राफ बना करके देखते हैं ना, कि ग्राफ भी समझ में आ जाए। तो आप चैप्टर करिएगा, अच्छा लगेगा, यही करिए, इसका मिटाए
कैसे करे हैं x प्लस वाई बराबर 4 x माइनस वाई बराबर -2 तो करें क्या है a1 इज इक्वल टू 1 a2 इज इक्वल टू 1 b1 इज इक्वल टू 1 b2 इज इक्वल टू -1 कहां से ला लेते हो ये सारे इसी में से आप ला रहे हो हमेशा है ना। और यदि -4 कहां से लेते हो यही वाला तो अंदर रह जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा पहले थ्योरी करे हैं। अब थ्योरी क्या करे हैं उसको बनाने का मेथड जो फार्मूला निकाले हैं कि अगर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह दिया है तो फार्मूला होता है x बटे b1 c2 b2 c1 इज इक्वल टू i बटे c1 a2 c2 a1 और 1 बटा a2 b1 और सॉरी a1 b2 a2 b1। तो ये फार्मूला है, तो यही फार्मूला मेरे को डालना है और कहां रहता है सब एक तरफ रहता है, उधर मेरे को जीरो छोड़ना रहता है। अब यहां से ही बनाना शुरू करते तो आप क्या कर लेते इसका वैल्यू प्लस में डाल लेते, तो प्लस में जैसे ही डालते तो गलत हो जाती है ना, तो गलत हो जाती तो नहीं हो पाता, तो ये रूल से हटा दे। अब एक ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग, और ग्राफ है ऐसा आगे देखा आगे खराब है, आगे जाने पर लग गई। ध्यान दे, अब पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा ग्राफीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक ग्राफीय विधि है, वो क्या है इसको देखते हैं। एक एक्स लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर, हम लोग तो बीजीए का 3 पढ़े हैं, तीनों में आंसर इक्वल आया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। और आपको कोई भी प्रश्न इस प्रकार का जो तो आप बनाओ उसको, है ना। तो हम इसके लिए करते, ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए हम डब्बा का इस्तेमाल करते हैं। और इतना झाम ना करो भाई, थोड़ी थोड़ी है हल करने आपको आना चाहिए, आसान आसान भाषा में बनाओ, मन से बनाओ। ग्राफीय विधि क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ग्राफ के विधि से इसको किस प्रकार, दो विधि हम लोग पढ़े थे, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में हम लोग को जानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि क्या है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 x माइनस वाई इक्वल टू 1 अगर दिया रहे तो ग्राफ समझिएगा, बहुत से बहुत आदमी भी समझ सकता है इस बात को, आपको ज्यादा ताम झाम करके हल करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से करिए। कि पहला अगर हल करें हम तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2, तो हल कर रहे हैं तो याद रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब हल कर रहे हैं समीकरण 1 क्या है तो x प्लस वाई बराबर 4 है ना। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक डब्बा, एक टेबल बनाते हैं ना, डब्बा इस प्रकार बनाएंगे। ज्यादा लिखने की और ताम झाम करने की जरूरत, देखिए कितना आपका आसान हो जाता है, कितना आसानी से आप बना लेते हो कोई भी समीकरण। तो देखिए एक x एक y बीच में लिए लाइन, और एक जगह x का वैल्यू यहाँ 0 डाल देते हैं, एक बार यहाँ 0 डाल देते हैं, है ना। ग्राफ में पूरा रहता है, ग्राफ का कॉपी मिलेगा एग्जाम में आपको, आसान है। एक जगह इसके बदले एक x में 0 डाल दिया, एक y में, अब इस 0 को इसमें पुट करेंगे तो हम लोग तो जानते हैं और पढ़े भी हैं पिछले चैप्टर में कि 0 जिसके साथ गुना करेगा वो सारे को सारे बंद कर देगा, उसको खत्म ही कर देगा, है ना। तो 0 जैसे ही x में गुना हुआ तो खाली क्या बचा, y बचा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर हम लोग 4 लिख लेंगे, हो गया डिब्बा क्लियर। अभी नहीं कि हम लिखने लगो x प्लस वाई बराबर 4 और 0 प्लस वाई बराबर 4 तो फिर y बराबर 4, क्या जरूरत, टाइम वेस्ट हो रही है तुम्हारी भाई, ये तो समझ रहे हो ना। भारी भारी क्वेश्चन नहीं पूछा, ज्यादा पूछेगा 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, इस तरह करेगा तो x का वैल्यू 0 जैसे ही डालेगा तो पूरा 0 नहीं होगा, सिर्फ 2y ना बचेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 13/2 अर्थात 6.5 आ जाएगा। तो 6 से ऊपर लाइन करके जाएंगे ग्राफ के कॉपी में 1 2 3 4 5 तो 6.5 पर चले जाएंगे, तो कहां जरूरी था ताम झाम करने का। तो बोर्ड सारा दुनिया तो यही करेगी कि आप बहुत बड़ा सोचो मत, थोड़ा थोड़ा करके इसको बनाओ, और कोई ट्रिक व्रिक नहीं, अपना दिमाग को ही ट्रिक समझा करो, क्या जरूरत है ताम झाम लगाने से, मेहनत करो आप। बोर्ड यही तो चाहती है कि अच्छा से आप काम करके आओ, आपको अच्छा से आना चाहिए, आपका आंसर किस प्रकार आ रहा है, रूल्स के अनुसार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रूल्स तो यही है। तो 4 आ गया, अब y का वैल्यू हम 0 करेंगे, देखिए y का वैल्यू अपना से ज्यादा डाले हैं तो y 0 तो पूरे 0 तो x बराबर भी तो 4 हो गया बाबू, नहीं हो गया। पुनः समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, अब समीकरण 2 के लिए करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, 1 है ना, था कि 2 था, उसमें 2 था ना, वो प्रश्न में 2 था। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और फिर वही करेंगे, डब्बा बनाए इसके लिए x y लिखे और वही लिखेंगे, कोना कोनी 0 डाल देंगे, डाल दिए तो x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 तो पूरा x में ना उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा वो क्या। तो मान लो कि ऐसे ही आप कल्पना कर लो कि x नहीं है, खाली माइनस वाई बराबर 2 है, तो माइनस वाई बराबर है तो माइनस तो उसको दे देगा ना बाबू, तो माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2, तो वाई बराबर माइनस 2, चिन्ह तो उसी में लगेगा जिसमें कुछ है, जिसमें है ना उसमें क्या लगेगा, तो y बराबर माइनस 2। अगर हम y का वैल्यू 0 करते हैं तो जितना भी माइनस है सबको लेके डुबो देगा, ये जो माइनस माइनस गुना पुन्ना जो भी रहेगा सबके लेके डूबेगा, 0 ऐसा है कि सबको लेके डूब जाता है, समझ रहे हो ना। 0 के बिना सब अधूरा, और 0 लग जाए तो पूरा का पूरा खत्म कर देगा वो, देखिएगा तो 0 इसमें लगा खत्म, तो x बराबर क्या बचेगा 2। अब आया बारी कि आप अब इसको ग्राफ में प्रदर्शित करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा काम हुआ, ये तो जुटाए हैं कि वो ग्राफ जो बने, अर्थात किस तरह होता है 0 4 4 0, अर्थात एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक बहुत लिखा था 0 4 4 0 ऐसे बनाने लगता है नहीं, ऊपर नीचे बनाइएगा। कैसे बनाना है, ऊपर नीचे, अगर चाहे तो अब देखिए बनाने के लिए देखिएगा, ग्राफ का कॉपी तो है नहीं मेरे पास, तो ग्राफ मान लो कि ग्राफ का कॉपी है, तो इधर होता है x, बाएं तरफ होता है x डैश, ऊपर होता है y, नीचे होता है y डैश, नहीं होता है, बीच वाला जो पॉइंट है a होता है 0, क्या चाहे वो कहो या 0 कहो, तुमको जो मर्जी है। अब इसमें हम अब डिजिट करते हैं 1 2
3 4, देखना ये है कि आपको कहाँ तक अंक है वहीं तक आप लिख लो। इसको काट लो, अगर ये 50 60 70 दिया है तो आप 20 के अंतराल पर काट लो, 10 के अंतराल पर काट लो, इसके अनुसार काटने आपको आना चाहिए। और ऊपर भी ऐसा ही सेम सेम काट लो, 1 2 3 4 तक, इधर भी 1 2 3 4 1 2 3 4, सबका नाम डाल दो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ऊपर और दाहिने तरफ दोनों को प्लस में लिखाता है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता तो अभी समझ लीजिए कि दाहिने तरफ वाला प्लस, ऊपर वाला प्लस, बाएं तरफ वाला माइनस में होता है भाई। आप संख्या रेखा पढ़े होंगे ना, यहाँ 0 होता है क्या, इधर वाला -1 -2 -3 होता है, इधर वाला 1 2 3 होता है क्या, सेम वही मेथड है। और नीचे वाला भी माइनस होता है, 1 -2 -3 और -4। अब चलिए हमको बताया पहला कोऑर्डिनेट काटने के लिए वहां पर जाके पहले काट लगाएंगे। x बराबर 0 y बराबर 4, कुछ भी हो x का वैल्यू 0 तो यहीं पर आएगा, और y बराबर 4 क्योंकि ऊपर नीचे देख रहे हैं तो y ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0 4। किस कोऑर्डिनेट पर काटा तो 0 और 4 पर काटा। फिर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 क्योंकि ऊपर कुछ नहीं जाने देगा ये, तो हो जाएगा 4 0। और करेंगे क्या, स्केल पकड़ के दोनों को इस प्रकार मिला देंगे, मिला दिए, आगे ऊपर नीचे चला गया। एक काम और करना है, इसका नाम दे दीजिए x + y बराबर 4। एक तो कट हो गया, तो एक रैखिक में हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं, काट के हटा दो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब दूसरा की बात करें, x - y बराबर 2 के लिए, तो x बराबर 0 y बराबर -2 है, तो x बराबर 0 और y बराबर -2, तो नीचे आएगा 0 और -2। यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे कि समझ में आया, यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, गाढ़ा। और x बराबर 2 y बराबर 0, अब आ गया x बराबर 2 और y बराबर 0, तो यार 2 0 लिख देंगे। और इसको ऐसे जैसे ही मिलाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बढ़े इस प्रकार आगे की तरफ, इसका नाम दे देते हैं x - y बराबर 2। अब जो हम नाम दिए तो ये तो रास्ता पर गया है ना भाई। अब इसमें जो भी वैल्यू डाल के बनाते ग्राफ यही बनता, ग्राफ हमेशा एक ही बनेगा। सब बच्चा का जो भी एग्जाम में देगा एग्जाम, सब बच्चा का ग्राफ सेम रहेगा। बस गलती क्या रहेगी कि तुमको नहीं बनाने आया तो अलग से अलग बन जाएगा। लेकिन अंक तो कुछ भी डालता, इसमें कोई भी अंक डालता तो जहां कटना होगा उसी पर कट गया, फिर तुम्हारा कटान बिंदु क्या बनता, यही बनता। तो ध्यान से देखो, y के सामने कितना पर कट रहा है, 1 पर कट रहा है, और x के सामने कितना पर कट रहा है, 1 पर कट रहा है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गए ना। तो x बराबर कितना आया इसमें 3, क्योंकि 3 के सामने x कटा, और y बराबर कितना आया 1। क्या यही ना हमारा आंसर था, 3 + 1 बराबर 4, 3 में से 1 है। तो हमारा हमेशा तो आंसर इस सभी मेथड से यही आया है। तो मेथड समझने में दिक्कत है किसी को, हो ही नहीं सकता कि